हेलो स्टूडेंट्स। तो कल आपने हमारा एक लेक्चर देखा और उस लेक्चर में हमने ये प्लान किया कि हम किस तरीके से अपने कोर्स को आगे ले जाएंगे। तो आज से मैं थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाला पेपर शुरू कर रहा हूँ। और इस पेपर को पहले शुरू करने का कारण ये है कि नॉर्मली ये एक स्कोरिंग वाला होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाद में इसको किया जाता है तो बाद होते होते तक एनर्जी भी कम हो जाती है और इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए मैंने इस पेपर को पहले लेने का डिसीजन लिया कि जो टफ वाला पार्ट है उसको हम कर लेंगे तो हमें थोड़ा समय मिल जाएगा उसको समझने के लिए। तो आज का जो हमारा पेपर है ये हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स वाला जो पार्ट है वो आप लोगों ने अपने 12th में या बीएससी के फर्स्ट ईयर में किया होगा। जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नया हो और कुछ लोगों ने उसको एमएससी में होते होते पढ़ लिया हो या एमएससी फाइनल तक जाते जाते उन्होंने पढ़ लिया हो। तो क्या ज़रूरत है कि हमें थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ें और क्या ज़रूरत है कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ें? एक्चुअली ना, थर्मोडायनामिक्स एक अलग अप्रोच है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक दूसरी अप्रोच है, लेकिन इन दोनों से जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो एक जैसे आते हैं। ठीक, उसका कारण हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट अप्रोच हैं। तो पहले हम थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट करेंगे, उससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे, या हमने पहले कुछ रिजल्ट निकाले होंगे, जैसे हम लोग 12th में थे तो हमने कुछ पढ़ा था, और बीएससी पार्ट 1 में थे तो हमने कुछ पढ़ा था। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये देखेंगे कि वो सिमिलर रिजल्ट हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि थर्मोडायनामिक्स क्या है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। ठीक, तो क्योंकि अभी आज हम थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ आज हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक, तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ें अपने आसपास होती हुई देखी होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जैसे हलवाई लगा हुआ है, तो हलवाई लगा हुआ है और वो गैस का सिलेंडर बहुत देर तक इस्तेमाल कर रहा है, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर एक हल्की सी बर्फ की परत जम जाती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वो साइकिल में जो पंप आते थे हवा भरने वाले, पहले इस तरीके के पंप होते थे वो, है ना। एक इस तरीके का बैरल होता था और यहाँ पे एक हैंडल लगा होता था, यहाँ से पाइप निकल के साइकिल में हवा भरता था। इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता था। तो अगर आपने कभी अपने हाथ से हवा भरी होगी या नहीं भरी है हवा, तो आप जाके किसी दुकान पे जहाँ पे इस तरीके का पंप है वहाँ साइकिल में हवा भरवा के देखो, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसके अगर इस हिस्से को आप छुओगे तो आप देखोगे ये गर्म हो गया। ठीक, अब आप कहोगे कि नहीं सर वो तो उसमें फ्रिक्शन हो रहा है इसलिए गर्म हो गया। तो ये आपकी बात सही है कि एक कारण है कि फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म हो गया, लेकिन अगर मान लो कि पंप यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो यहाँ तक गर्म हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी गर्म हो रखा है, तो इसका क्या कारण है? ठीक, अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे आप आपके घर में एक स्प्रे है, तो जब आप स्प्रे को दबाते हो तो बहुत तेजी से उसमें से कुछ अंदर से मटेरियल निकलता है, तो आप उसे बोलोगे गैस। देखिए, मैं इस सब्जेक्ट को इस तरीके से डेवलप करना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हमको पहले से ना बोलना पड़े। मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, आप भी बहुत सारी चीज़ें जानते हो कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, ये है वो है, लेकिन मैंने इस कोर्स को इस तरीके से सोचा है करने का कि हम बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करें, और जब हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हर चीज़ हमें एक स्टेप बाय स्टेप बनती चली जाएगी। इसलिए मैं शुरुआत में किसी भी चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक, जो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे करना नहीं चाहता। ठीक, आप देखोगे ये गर्म हो गया, एग्जाम्पल दिया मैंने, वो स्प्रे से जो निकलता है वो ठंडा हो जाता है, निकलते जाकर उसे आप हाथ पे लोगे तो आप सोचोगे कि नहीं वो तो सर ठंडा है, लेकिन अगर वो ठंडा है तो अगर आप जो स्प्रे की कैन पकड़ते हो तो वो तो ठंडी नहीं लगती। यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जब वो गैस उसमें से बाहर निकल रही है तब उसमें कुछ ठंडापन आ रहा है। वो हम बाद में देखें क्यों आ रहा है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात पे आधारित है। इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि घर में आपके
तार है, और जाड़े में वो तार जो है टाइट हो जा रहा है, और गर्मी में वो तार जो है ढीला हो जा रहा है। हालांकि ये प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आती है, लेकिन ये कुछ चीज है जो इस टर्म से रिलेटेड है। ठीक, आपको भी पता है कि वो क्या है, लेकिन मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक, अच्छा। इसके अलावा आपने बहुत सारी और चीजें देखी होंगी कि कोई एक लोहे का रेलिंग है या लोहे का गेट है, आप उसको पकड़ते हो तो आपको ठंड के दिन में वो ठंडा लगता है, गर्म के दिन में वो गर्म लगता है। ऐसा लगता है ना, गर्मी के दिनों में वो गर्म लगता है, मतलब जो भी आप फील करते हो। तो ये इस तरीके की सारी चीजें जो है, ये मैंने आपको दो चार एग्जाम्पल दिए, लेकिन इस तरीके की जो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, आप कुछ किताबों में इसको देखोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि थर्मोडायनामिक्स वो फील्ड है जो टेम्परेचर से डील करती है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि टेम्परेचर क्या है। पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि टेम्परेचर क्या है। हमने बोल दिया कि वो टेम्परेचर, अच्छा फिर कोई बोलेगा कि टेम्परेचर क्या होता है, तो कोई कहेगा कि सर टेम्परेचर एक ऐसी चीज होती है जिससे हीट जो है ऊपर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की फ्लो होती है। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन है कि हीट क्या है। ठीक, तो धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को डेवलप करेंगे कि टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है। ठीक, तो बेसिक पर्पस यही है मेरा इस कोर्स का। तो चला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि पहला एग्जाम्पल है कि एक आयरन गेट है, आयरन गेट को टच करना है, और कब टच करना है, विंटर में। ठीक, या चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग समर लिख लेते हैं अभी। ठीक, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक आयरन प्लेट है और वो एक स्टोव के ऊपर रखी हुई है। ठीक, अभी स्टोव को ऑन नहीं किया है। ठीक, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा सोच के कि हमने स्टोव को जब ऑन किया और जब हमने प्लेट पे हाथ लगाया तो हमें कुछ फील हुआ। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब स्टोव ऑन हो गया तो थोड़ी देर बाद जब हमने उस प्लेट को फिर टच किया तो अब हमें लगा कि जो पहले हमें फील हो रहा था वो अब फील नहीं हो रहा है हमको। थोड़ी देर बाद जो फीलिंग थी वो और बदल गई। ठीक, अच्छा जो स्टोव है वो क्या कर रहा है, स्टोव या तो एलपीजी स्टोव होगा, या केरोसिन का स्टोव होगा, या मान लीजिए लकड़ी वो लगी होगी उसमें, या कोयला लगा होगा, या जो वो गाय के गोबर से बनाया जाता है उसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम देते हैं, कुछ लोग उसे उपला कहते हैं, कुछ लोग उसे गोईठा कहते हैं, वो लगा होगा। अच्छा वो क्या करता है, एलपीजी भी क्या करती है, या केरोसिन क्या करता है। केरोसिन को सिंपली ले लें तो केरोसिन क्या करता है, केमिकल एनर्जी है वो, और जब उसे जलाते हैं तो एक दूसरे तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, अच्छा तो अच्छा अब जरा आयरन गेट को टच करो। ठीक, तो जब आयरन गेट को टच करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जैसे वो जो स्टोव के ऊपर जो प्लेट लगी हुई है, उस प्लेट को टच करने पे जो फीलिंग हमको हो रही है, उसी टाइप की फीलिंग, ध्यान देना मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेम फीलिंग, उसी टाइप की फीलिंग हमको तब हो रही है जब हम समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में एक आयरन गेट को टच कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कि जो समर के दिन में जो गेट को टच कर रहे हैं वो फीलिंग, और जो प्लेट को टच कर रहे हैं जब स्टोव को ऑन कर दिया है वो फीलिंग एक जैसी फीलिंग। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात करो, तीसरे नंबर की बात कर लो। अब हम क्या करते हैं, टच अब क्या करते हैं, आयरन गेट है सेम, अब हम उसे विंटर में टच करते हैं। ठीक, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चौथी चीज, हमारे पास एक आयरन की प्लेट है और हमने इसको क्या कर दिया, फ्रीजर में रख दिया। ठीक, तो हम देखेंगे कि जो आयरन की प्लेट की जो फीलिंग है फ्रीजर में रखने के बाद, और आयरन गेट की जो फीलिंग है
विंटर में रखने के बाद वो सिमिलर है। ठीक है, ये देखो इस वाले में तो अभी हम नहीं जाते, लेकिन हाँ इस वाले में हम चले जाएंगे। ठीक, तो आपने देखा था कि जो स्टोव पे जब रखा और जब तो आपने स्टोव ऑन किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो उसको टच करने पे जो फीलिंग आ रही थी वो अलग आ रही थी। ठीक, तो जब थोड़ी देर वो रख गया और हमने उसको टच किया, तो जो वो फीलिंग है उस फीलिंग को हम लोग बोलते हैं हॉटनेस। सेम चीज आप देखते हो जब ये आयरन गेट को आप टच करते हो समर के दिन में, तो जो आपको फीलिंग आती है उसे हम बोलते हैं हॉटनेस। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप आयरन गेट को विंटर में टच करते हो या किसी आयरन मटेरियल को आपने फ्रीजर में रख दिया और उसके बाद उसको टच किया, तो वो जो फीलिंग आती है उसे हम बोलते हैं कोल्डनेस। ठीक, अब देखो जरा कि जो आयरन प्लेट जो थी, इसकी शुरुआत की फीलिंग जो थी वो कोल्ड टाइप की थी। जब आपने स्टोव ऑन नहीं किया था, तो आपने जब उसको टच किया तो आप देख रहे हो कि वो कुछ अलग महसूस हो रहा है। जब आपने उसको जब हमने उसको स्टोव को जला दिया, तब जो उसकी फीलिंग थी वो हॉटनेस की तरफ जा रही थी। ठीक, तो ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब हमने स्टोव को जलाया। स्टोव को जलाने से क्या हुआ? स्टोव को जलाने से कोई केमिकल एनर्जी या किसी भी टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेट थी उसको शुरू में कोई एनर्जी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे जब उसको एनर्जी मिलने लगी, तो वो कोल्डनेस से हॉटनेस की तरफ जाने लगी। ठीक, यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। तो एक चीज हम समझ गए कि टेम्परेचर जिसके लिए हम बोलते हैं, जो वो बेसिकली एक तरीके से हॉटनेस या कोल्डनेस का पैरामीटर है। देखिए, आप सोच सकते हैं कि ये तो डेफिनेशन किताब में भी लिखी है, लेकिन इस टेम्परेचर को जो नाम हमने दिया वो शुरू में नाम नहीं दिया था। हमने पहले उस फीलिंग को समझा और उस फीलिंग को समझने के बाद हमने उसको नाम दिया है कि ये टेम्परेचर है। ठीक, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ये एक तरीके से फीलिंग है हमारी। क्या है? फीलिंग, फीलिंग ऑफ हॉट और कोल्ड। ठीक, तो हॉट कौन सी चीज है? हॉट वो चीज है जिसने कुछ एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी ले रखी है। आपको याद है वो जो प्लेट थी शुरुआत में अलग फीलिंग दे रही थी, जिसे हम कोल्ड बोल रहे थे। धीरे धीरे जब हमने उसे स्टोव पे रख दिया, तो स्टोव में कुछ एनर्जी थी और वो एनर्जी उस अ, लोहे की प्लेट को ट्रांसफर हो गई। तब हम कह रहे हैं कि अब वो हॉट लग रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर आपने आपने उस जो जो स्टोव था उसको, अगर उसकी उसमें जो भी आपको फ्लेम दिख रही है, अगर आपने उसको टच किया होता तो वो फीलिंग आपको शुरू में ही मिल जाती। इसका मतलब वो एनर्जी जो थी वो पहले से हमारे फ्लेम में थी, और वो उस फ्लेम से वो एनर्जी जब वो उसके कांटेक्ट में आई तो वो प्लेट को ट्रांसफर हुई। ठीक, तो एक एक और बात हम कह सकते हैं, क्या है कि जब टेम्परेचर, फीलिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड, एक और चीज है और वो है एनर्जी। और ये एनर्जी किधर से किधर फ्लो हो रही है? जिधर हॉटनेस ज्यादा है उधर से ये एनर्जी लो हॉटनेस की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि हॉटर से कोल्डर की तरफ एक ऑब्जेक्ट है जो हॉटर है और एक ऑब्जेक्ट है जो कोल्डर है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? हॉटर से कोल्डर तक। और ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है इसको ही हम लोग हीट बोलते हैं। देखो, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींच दिया, तो स्प्रिंग को जब खींच देते हैं तो उसमें कुछ हमें वर्क करना पड़ता है और वो वर्क ही उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस की जो एनर्जी है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या किया? एक पत्थर लिया, पत्थर को उठा के फेंक दिया, तो भी हमने कुछ उस पे वर्क किया। और जब वो फेंक दिया हमने उसको, तो उसमें जो एनर्जी आई उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी हीट भी एक तरीके की एनर्जी है। ठीक, लेकिन जी किस एनर्जी को हम हीट बोलेंगे? जब वहां पे टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो हमने दो चीजें सीखी कि टेम्परेचर
एक एक तरीके का ये बताता है हमको कि हॉटर हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है। क्या होता है हॉट, जब हमारे पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो अ, उनमें हीट ट्रांसफर जो होती है, वो जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम लोग, जो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसे हम लोग हीट कहते हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको इतना तो समझ में आएगा कि एक चीज हॉट है, एक चीज कोल्ड है। लेकिन हमको हम्म, इस बात को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो जाता है कि जब हम लोग एक रेलिंग को गर्मी में हाथ लगा रहे हैं तो वो हमें गर्म लग रही है, और जब हम सर्दी में हाथ लगा रहे हैं तो वो हमें ठंडी लग रही है। क्यों लग रही है, देखते हैं जरा इसको। देखिए, जब गर्मी में, पहले हम अपने बॉडी के बारे में समझें। अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली मेजर करोगे तो वो हर हर समय एक जैसा आएगा, अगर आपको बुखार नहीं है तो। हाँ, थोड़ा सा अगर मान लीजिए बाहर में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हो सकता है 1-2 डिग्री बढ़ा हुआ जाए, लेकिन जब तक आप अपने आप को स्वस्थ कहते हो तब तक आपका टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। और वो कैसे रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसकी वजह से वो टेम्परेचर फिक्स रहता है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है तो आदमी के, जो आदमी कहता है कि भाई, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो आदमी की बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दूसरी तरफ जब आदमी को बुखार हो जाता है या कोई इसकी तबीयत खराब होती है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक। तो नॉर्मल सिचुएशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। अब क्या हुआ, जब आपने जाड़े में, ये रेलिंग थी, इस रेलिंग को आपने टच किया। कब टच किया, आपने इसको गर्मी में टच किया। तो हो ये रहा है कि रेलिंग तो बेचारी लोहे की है, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो तो एकदम डेड स्टेज में। तो जब हमारा एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं वो उसके कांटेक्ट में है। ठीक। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपना मेंटेन किया हुआ है। जब हमने उस रेलिंग को टच किया तो रेलिंग का टेम्परेचर ज़्यादा था हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। तो कुछ एनर्जी या रेलिंग से होते हुए हमारे हाथ में ट्रांसफर होने लगती है। जब वो एनर्जी हमारे हाथ में ट्रांसफर होने लगती है तो हमारे हाथ पे जहाँ पे टच होता है उस जगह पे जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है पूरी बॉडी की तुलना में। देखो, जब आप रेलिंग को टच करते हो तो जहाँ से टच करते हो बस वहीं पे आपको गर्म महसूस होता है, आपकी पूरी बॉडी में गर्म महसूस नहीं होता है। तो ये रेलिंग थी, जब आपने इसको टच किया तो टच करने पर यहाँ से कुछ एनर्जी आपके हाथ में फ्लो हो गई। तो जब आपके हाथ में एनर्जी फ्लो हो गई तो यहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपको वो लगेगा हॉट। ठीक। अब सेम रेलिंग जब आप ठंड में देख रहे हो तब क्या हो रहा है, तो ठंड में बाहर का टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना था। तो अब क्या होगा, अब जब आप रेलिंग को टच करोगे तो कुछ एनर्जी, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इस रेलिंग की टेम्परेचर से ज़्यादा है, अगर ये रेलिंग भी किसी तरीके से टेम्परेचर को एडजस्ट कर पा रही होती तो शायद आपको ये महसूस नहीं हो पाता। ठीक। तो जब आप रेलिंग को टच करते हो तो क्योंकि आपके हाथ का या बॉडी का टेम्परेचर रेलिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो ये होता है कि यहाँ से जो एनर्जी है वो आपके हाथ से इस जगह में फ्लो होती है। अब जरा देखिए, जरा ये आपका इतना कांटेक्ट जो था रेलिंग में था, यहाँ से एनर्जी रेलिंग में फ्लो हो रही है, इसका मतलब इतने हिस्से में कुछ एनर्जी घट जाएगी, और जब वो एनर्जी घट जाएगी तो आपको वहां पे कोल्डनेस का एहसास होगा। ठीक। तो अब हमको ये समझ में आया कि हमें कोई चीज़ हॉट या कोल्ड क्यों महसूस होती है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वहाँ से एनर्जी कुछ हमारे हाथ में टच होती है और वो हमें लगता है हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वहाँ का टेम्परेचर हमें ज़्यादा लगता है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ हॉट है। और जब हम किसी दूसरी चीज़ को टच करते हैं जिसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो ये होता है कि हमारे हाथ से कुछ एनर्जी उस बॉडी में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में जो एनर्जी है उसमें लॉस होता है और हमें वो कोल्ड लगता है। तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर बहुत जरूरी है। ठीक। और जो कोल्डनेस और हॉटनेस है वो एक्चुअली इसलिए है कि एक जगह आप एनर्जी गेन कर रहे हो और एक जगह एनर्जी आप लूज कर रहे हो। ठीक। देखो, हमने अभी तक जो बात हुई है, जो अभी तक जो भी हमने टेम्परेचर को कहा है वो क्या कहा है कि भाई याद किए हॉट और कोल्ड का फीलिंग है। ठीक। लेकिन सेम चीज को जब हम दूसरे तरीके से, मान लीजिए एक लकड़ी की टेबल है
उस लकड़ी की टेबल को आप गर्मी में छू रहे हो तो भी आपको वैसी लग रही है, और जब आप जाड़े में छू रहे हो तब भी आपको वैसी लग रही है। क्यों? जबकि जैसे लोहे की जो रेलिंग थी वो बाहर रखी थी तो वो ठंडी हो गई, तो लकड़ी को भी ठंडा हो जाना चाहिए था। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहे वो गर्मी की बात हो तो गर्म भी नहीं होती है और वो ठंडी भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसका मतलब जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है जिसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट। अगर बहुत प्रिसाइज तरीके से बोलूं तो ये हो गया थर्मल कांटेक्ट। यानी कि थर्मल कांटेक्ट बहुत जरूरी है समझना। जब आप लोहे को टच कर रहे हो तो लोहा की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की है कि वो बहुत आसानी से एनर्जी को ले पा रहा है और दे पा रहा है, जिसकी वजह से आप हॉटनेस और कोल्डनेस फील कर पा रहे हो उसमें। लेकिन लकड़ी के केस में क्या हो रहा है, लकड़ी की टेबल के केस में क्या हो रहा है कि सब कुछ होना तो वैसे ही चाहता है जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस किया है, लेकिन लकड़ी जो है वो इस स्थिति, इस कंडीशन में नहीं है कि हीट को, एनर्जी को ले पाए या दे पाए। ठीक। तो यानी कि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं या एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि उसका थर्मल कांटेक्ट कैसा है। तो हम लोग कुछ कुछ होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो बहुत आसानी से हीट को या एनर्जी को फ्लो करा लेते हैं, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं ट्रांसफर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। तो ये बस इतना ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हाँ हमने किसी चीज को छुआ और हॉटनेस कोल्डनेस, इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा थर्मल कांटेक्ट कैसा है। ठीक। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एक रेलिंग है आपके पास जो विंटर में, एक आयरन का टुकड़ा है जो विंटर में बाहर रखा हुआ है, और एक आयरन का टुकड़ा है जो फ्रीज में रखा हुआ है। ठीक। अब दोनों कोल्ड हैं, लेकिन कौन ज्यादा कोल्ड है? तो आप कहोगे कि भाई जो फ्रीजर में रखा है वो ज्यादा कोल्ड है, और जो बाहर में रखा हुआ है विंटर में वो थोड़ा सा कम कोल्ड है। कोल्ड कोल्ड दोनों कहोगे, आप उसे हॉट नहीं कहोगे। ठीक। तो अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अभी तक तो हम सिर्फ यही कह रहे थे कि एक चीज हॉट है और एक चीज कोल्ड है, अब हमने एक कॉम्प्लिकेशन और जोड़ दिया कि एक चीज जो फ्रीजर में रखी है वो ज्यादा कोल्ड है, और जो फ्रीजर से बाहर रखी हुई है वो थोड़ी कम कोल्ड है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट हमने अब तक बनाए, ये सारे स्टेटमेंट जो थे वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट थे। वो ये तो बता रहे थे कि हाँ इसके पास थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है, इसके पास थोड़ी एनर्जी कम है, या कहा जाए कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या इसका टेम्परेचर कम है, ये सब तो वो हमको बता रहे थे। लेकिन अब हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इसे फिक्स कर पाए। हम कह रहे हैं कि अगर ये हॉट है तो कितना हॉट है, ये कोल्ड है तो कितना कोल्ड है। तो हमें उसके लिए कुछ चीज को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर जिसको हम बोल रहे हैं, उस टेम्परेचर का मेजरमेंट हमको चाहिए, उसका एग्जैक्ट नंबर हमको चाहिए कि वो कितना है। तभी हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये, जैसे ये क्या है, कितने टेम्परेचर पे है और ये कितने टेम्परेचर, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हॉटर कोल्डर वाला, ये ज्यादा हॉट है या ये ज्यादा कोल्ड है, ये वाला कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि पहले हम उसके बारे में जो 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 जरूरी जानकारी है वो हम इकट्ठा कर लें। तो जब टेम्परेचर की हमने बात की तो भाई टेम्परेचर को दिखाने के लिए कोई कुछ चाहिए, कोई सिंबल चाहिए। मैं हूँ, मेरा नाम है अभिषेक जौहरी, तो अगर मेरा नाम अभिषेक जौहरी नहीं होता या हम सब लोग जो हैं उनका कोई नाम नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती कि एड्रेस करने में हमें दिक्कत आती। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर है तो हम इसका एक सिंबल यूज कर लेते हैं। सबसे आसान सिंबल है कि इसको टी से शुरू होता है तो टी रख लेते हैं इसका नाम। ठीक। इसकी यूनिट पे भी हम नहीं जाएंगे, यूनिट पे हम बाद में जाएंगे। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री बहुत शानदार है। अगर आप जाके पढ़ोगे कि टेम्परेचर को टेम्परेचर क्यों कहा गया, क्या कारण था, तो आपको समझ में आएगा कि अ, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे नाम टेम्परेचर आया। ठीक। तो हमारे पास टेम्परेचर को हमने डिफाइन कर लिया टी से। तो अगर आप किसी तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर कर पाए तो हम हमारे लिए थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ठीक। तो मेजर कैसे करेंगे भाई? तो सबसे आसान तरीका ये है कि जब किसी चीज को हम एनर्जी दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हॉटर की तरफ जा रही है। ठीक।
तो अगर हम ये हमारे पास कोई चीज़ हो कि हम टेम्परेचर के चेंज होने के साथ उस चेंज को मेजर कर पाएँ। टेम्परेचर तो फीलिंग है ना, अब फीलिंग को कैसे मेजर करोगे आप एज एक्स सच। जब शुरुआत हमने यही की है कि टेम्परेचर तो एक फीलिंग है, तो टेम्परेचर जब एक फीलिंग है तो आप उसे मेजर नहीं कर पाओगे। तो हमें कुछ दूसरे तरीके से उसको सोचना पड़ेगा कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या चीज़ ऐसी हो रही है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखी। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी अपने आसपास। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने पानी को हीट पे डाल दिया तो वो थोड़ी देर बाद उछलने लगा। अगर मान लो हम वो उछलना मेजर कर पाएँ, तो भी एक तरीके से हम ये मेजर कर लेंगे कितना टेम्परेचर है। देखिए जब शुरुआत में आप पानी को स्टोव पे रखते हो तो शुरुआत में पानी उछल नहीं रहा होता है। तो आप किसी तरीके से अगर ये मेजर कर लो कि शुरुआत में पानी कितना उछल रहा था और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पानी कितना उछल रहा था और थोड़ी देर बाद और कर लो तो कितना उछल रहा था। तो पानी जो है कितना उछल रहा था वो एक तरीके का मेजरमेंट हो सकता है। ठीक, ये मैंने ऐसे ही बता दिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती होंगी। हम अ, अ, इसको तो कुछ चीज़ों को हम लोग अच्छा देखिए जैसे टेम्परेचर बदलने पर हम जानते हैं कि डेंसिटी भी बदलती है। वो जो उछलने वाला एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, वो मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया कि वो हमने देखा है। एक तार को देख लो आप, तार को अगर आप जाड़े में बांध कोई तार बंधा हुआ है जाड़े में वो टाइट हो गया, कोई तार वही तार सेम तार गर्मी में थोड़ा सा ढीला हो गया। तो अगर आप ये मेजर कर पाओ कि क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा है कि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है और जाड़े में टेम्परेचर कम है, तो अगर आप ये मेजर कर पाओ कि उनके बीच में जो लेंथ में क्या चेंज आ रहा है, अगर वो आपको पता चल जाए तो वो किसी तरीके से हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट कर देगा। इसको और थोड़ा एक्सट्रीम केस पे ले जाएंगे, अगर तुम उसे टॉर्च से गर्म करना शुरू कर दो तार को, तो तार थोड़ी देर बाद पिघल जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर उनका लंबाई में चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसमें और डिटेल में नहीं जाना, ये मुझे बस आपको फीलिंग देनी थी। तो ऐसे ही बहुत पैरामीटर हो सकते हैं जो टेम्परेचर बदलने के साथ बदलेंगे। तो अब हम लोग एक सिंपल तरीका है कि आ, हम जैसे आप लोग मरकरी में देखते हैं या थर्मामीटर में देखते हो, तो थर्मामीटर क्या है, जो टेम्परेचर को मेजर करता है वो हमारा थर्मामीटर है। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि जो भी पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं वो ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जो, जैसे मान लो कि टेम्परेचर के साथ हम लेंथ का चेंज ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, तो ये लेंथ का जो चेंज है वो किस किस से डिपेंड और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। टाइम से इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, मतलब आज एक लोहे की रॉड थी, आपने उसे गर्म किया तो आज तो वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई और अगले साल वो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, जैसे कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैंने क्या किया, जब उसको टेम्परेचर दिया तो वो कुछ लेंथ बढ़ गई। मान लो कि दूसरे व्यक्ति ने भी उतना ही टेम्परेचर, उतना ही उसको एनर्जी दिया या हीट दिया, तो वो उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ गई या कम बढ़ गई। तो ये जो पैरामीटर है जो भी हम ले रहे हैं ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब तुम ज़्यादा देर गर्म कर दोगे उसे तो उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा वो अलग आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने 5 मिनट गर्म किया है और आपने 5 मिनट गर्म किया है, इस साल मैंने इस साल 5 मिनट गर्म किया, आपने अगले साल 5 मिनट गर्म किया उसको, तो उसकी लेंथ में परिवर्तन जो होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक, ये पर्सन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक, मटेरियल पे डिपेंड हो सकता है, कोई चीज कम बढ़ सकती है कोई बढ़ सकती है, लेकिन जब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमने अगर आयरन लिया था तो दूसरा व्यक्ति जो इस एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो भी आयरन ले। तीसरी मजे की बात यह है कि ये जो इन दोनों का जो रिलेशन होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। ठीक, लीनियर का क्या मतलब है, मान लो कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ी। अब जब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई, और जब ये 3 डिग्री बढ़ा तो यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर हो गई। तो ऐसा चीज हमें नहीं लेना है, हमें ऐसी चीज लेनी है जो एक 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 1 to 1 बढ़ रही है। देखो यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 1 सेंटीमीटर का अंतर आया, और जब 2 डिग्री सेंटीमीटर टेम्परेचर बढ़ गया तो 4 सेंटीमीटर का आ गया। होना ये चाहिए कि जब यहाँ पे ये जीरो, सॉरी, जब यहाँ पे यहाँ तक गए तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ये 2 हो गया तो यहाँ पे कितना अंतर आया, या मान लो ये 3 हो गया तो इन दोनों में कितना अंतर आया, 2 सेंटीमीटर का अंतर आया। तो जब 2 से 3 में मैं जा रहा हूँ तो अंतर उतना ही रहना चाहिए।
ठीक, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ठीक, लीनियर रिलेशनशिप मतलब किस टाइप की होगी, आपको पता होगा कि ये जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, ये रिलेशन लीनियर होती है। कैसे पता चलता है हमें लीनियर? देखो यहाँ इसकी पावर भी एक है और इसकी पावर भी एक है, यानी कि जो भी वेरिएबल हैं अगर उनकी पावर एक एक रहती है दोनों तरफ, तो उस रिलेशन को हम लोग लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक ठीक, अच्छा, तो बात समझ में आ गई। अब हम कुछ जो पैर थर्मामीटर बनाए गए, अब मैं सीधे जाता हूँ कि थर्मामीटर जो बनाए गए वो इस बेसिस पे बनाए गए कि उनके अंदर जो लिक्विड भरा जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो लीनियर है। तो हमारे पास बहुत सारे और पैरा थर्मामीटर भी थे, लेकिन हम जो बहुत फेमस थर्मामीटर है वो हम जानते हैं, और थर्मामीटर क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी थर्मामीटर। तो मरकरी थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी थर्मामीटर में क्या होता है, एक इस तरीके का वो होता है, और यहाँ पे बहुत सारी मार्किंग होती है इस तरफ, और इस तरफ भी मार्किंग होती है। इधर की मार्किंग अलग होती है, इधर की मार्किंग अलग होती है। अलग होती है मतलब जैसे आपने स्केल देखो, आप जो घर में छोटा सा स्केल होता है, उसमें एक तरफ देखो तो आपका 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर ऐसे होता है, और दूसरी तरफ होता है इंच। तो वैसे ही है, इस तरफ की मार्किंग का अलग मतलब होता है, इधर की मार्किंग का अलग होता है। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बाद में जाएंगे। और यहाँ पे कुछ चमकीला चमकीला भरा होता है। ठीक, तो जब ये किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हमने देखा है कि ये मरकरी जो है यहाँ पे एक पतली सी नाली टाइप की होती है, ये इसमें धीरे 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 चढ़ने लगता है। तो जहाँ जाके वो रुक जाता है, हम कहते हैं कि इतना टेम्परेचर हो गया। ठीक, अब अ, यही सबसे ज़्यादा फेमस टेम्परेचर है। अब ये तो हो गया। अब ये कैसे पता करें कि कोई चीज़ किसी टेम्परेचर को हमने जब कहा तो वो कितना था? ठीक, तो उसका उसका एक तरीका ये है कि हमारे नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं से हम वो ले लें, रेफरेंस ले। तो जब पानी को ठंडा किया गया तो देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर ठंडा करने पर वो जम जा रहा है, और एक पर्टिकुलर गर्म करने पर वो उबलने लग रहा है, जिसे हम पानी बहुत तेज उछलने लगता है। ठीक, तो ये देखा गया कि अगर सब बाकी की सारी कंडीशन सेम है, तो ये नोटिस किया गया कि अम, ये जो फिनोमेना हो रहा है, पानी जहाँ जम रहा है और पानी जहाँ उबल रहा है, ये दोनों जगह जो थी वो सेम टाइम पे हो रहा है, सेम सेम एनर्जी देने पर या सेम पैरामीटर चेंज पर हो रहा है। ठीक, तो उसको फिक्स मान लिया, उसको रेफरेंस मान लिया। पानी जहाँ जमेगा उसको हम कुछ बोलेंगे, और पानी जहाँ उबलेगा उसे हम कुछ बोलेंगे। ठीक, लेकिन ये सब एक साथ नहीं हो रहा है। मान लो कोई एक साइंटिस्ट यहाँ पे इंडिया में था, वो कुछ अपना डेवलप कर रहा था, और कोई साइंटिस्ट अमेरिका में था, वो अपना कुछ डेवलप कर रहा था। तो दोनों की जो बेसिक थिंकिंग है वो सेम हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जिस तरीके से चीज़ों को कर रहे हों वो सेम हो। तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारे तरीके हैं टेम्परेचर को वो करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, हम दो चीज लेते हैं। एक लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या जरूरत है, हमारे पास एक स्केल है, उसमें एक तरफ इंच है और एक तरफ हमारे पास सेंटीमीटर है। तो इसकी ये ना हिस्टोरिकली तुम समझ सकते हो, क्योंकि जब शुरुआत हुई चीजें कौन सी किसके लिए कन्वीनियंट थी, उसने उसी हिसाब से चीजों को करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपने इंडिया में हम लोग लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं, और जो गाड़ियां होती हैं लेफ्ट ड्राइव वाली होती हैं, दूसरे शहरों में वो राइट ड्राइव वाली भी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि राइट ड्राइव वाली ड्राइविंग ठीक है और लेफ्ट वाली खराब है, या उल्टा नहीं बोल सकते। वो लोग लेफ्ट वाले रूल को लेके चल रहे हैं और उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और हम लोग लेफ्ट वाले रूल को लेके चल रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो लोग राइट वाले रूल को लेके चल रहे हैं, तो उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये वैसे ही है। तो दो तरीके के स्केल हैं। एक है हमारा जिसमें हमने इसको जीरो बोलते हैं। ठीक, और जहाँ बॉयल होता है वाटर, ठीक, उसको हमने नाम दे दिया 100। इस स्केल को बोलते हैं सेंटीग्रेड स्केल।
ठीक है, तो इसका जो, और इसको नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, डिग्री लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे डिग्री लिखते हैं और यहाँ पे सी लिखते हैं। ठीक, तो अगर ये 100 और इसके बीच में इक्वल पार्ट करोगे, इक्वल पार्ट करोगे तो कितने पार्ट आएंगे? 100 पार्ट आएंगे। ठीक, और 100 पार्ट जब आएंगे तो एक पार्ट जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो बेसिकली कितना होगा? 1/100 ऑफ इसके बीच में जो गैप है उसका 100 पार्ट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीग्रेड कहलाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक हमारा दूसरा स्केल है जिसे हम लोग बोलते हैं केल्विन स्केल। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है, ये जो होता है 273.15 होता है और यहाँ पे जो होता है वो होता है 373.15 होता है। इसको दिखाने का तरीका है कि यहाँ पे डिग्री लिखते हैं और यहाँ पे के लिखते हैं, यहाँ पे डिग्री लिखते हैं और के लिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ रेफरेंस का अंतर है, ये 0 पे सेट किया गया है और ये 273.15 पे किया गया है। इसको कैसे किया गया है वो मैं बाद में बताऊंगा, मैं इसको अभी बस छोड़ रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ, हमारे पास मेजरमेंट करने के 2 अलग अलग यूनिट हो सकते हैं और ये बहुत सरप्राइजिंग की बात नहीं है, आप पहले से जानते हो। जैसे स्केल वाले केस में आपने देखा था कि एक तरफ सेंटीमीटर या मिलीमीटर के निशान थे और दूसरी तरफ इंच के निशान थे, तो बिल्कुल वैसी ही टाइप की बात है। ठीक, और ये भी बताता हूँ कि ये जो बात है ये इस बात पर डिपेंड कर रहा हूँ कि शुरुआत में जब लोग इस स्केल को डेवलप कर रहे थे तो वो क्या सोच रहे थे। ठीक, अच्छा, तो अब अगर हमको कोई रिलेशन चाहिए इसमें और इसमें, अगर कोई रिलेशन चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, पानी तो जहां उबल रहा था उसे बॉइलिंग ही बोल रहे हैं और जब पानी जम रहा था उसे हम लोग फ्रीजिंग ही बोल रहे हैं। तो अगर मैं इनका इन दोनों का एक गैप देख रहा हूँ तो वो कितना हो रहा है, मान लो मैं उसे टी डेल्टा सी कह रहा हूँ। ठीक, तो इस केस में वो कितना है? 100 डिग्री। ठीक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस केस में कितना है वो? यहाँ पे ये है 373.15 डिग्री केल्विन और ये है 273 डिग्री केल्विन। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है? 100 का, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में, याद रखना। और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो किसमें है? केल्विन में। और वो कितना है? वो भी 100 का है लेकिन केल्विन में। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो कितना आएगा? डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा टी के इज इक्वल टू 100 डिग्री केल्विन अपॉन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये तो 100 तो नंबर है ना, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया डेल्टा टी सी इज इक्वल टू डेल्टा टी के डिग्री केल्विन अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, उल्टा हो गया, ये हुआ डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो गया डिग्री केल्विन। तो ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो गया डिग्री केल्विन। ठीक है, तो जब ये आएगा तो ये होगा केल्विन में और केल्विन से केल्विन कट जाएगा तो आपका सेंटीग्रेड बचेगा। ठीक, ये हो गया इनके बीच में रिलेशन। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर आ रहा है, मान लो ये कोई टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर का मान कितना होगा? ठीक, तो देखो कैसे, मान लो कि ये टेम्परेचर यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे कितना था? ये था हमारे पास T डिग्री केल्विन। मतलब जब आप इधर पढ़ रहे हो तो वो T डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है और जब इधर पढ़ रहे हो तो वो T डिग्री केल्विन दिख रहा है। जरा यहाँ से देखो कि ये रिलेशन हमको पता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हुआ हम निकाल सकते हैं। ये T डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनका बीच के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? तो डेल्टा डी सी हुआ, वो हुआ T डिग्री C माइनस 0। ये गैप कितना हुआ? ये 0 है और 0 से यहाँ तक T, तो डिफरेंस कितना हुआ? टी सी माइनस 0। देखो याद रखना, ये टी सी है और ये डेल्टा टी सी है। इसी तरीके से ये गैप कितना हुआ? डेल्टा टी के हुआ T डिग्री केल्विन माइनस 273.15।
0.15। तो हमने यहाँ पे एक टेम्परेचर था जिसका मान सेंटीग्रेड स्केल पर T डिग्री सेंटीग्रेड था और वो सेम टेम्परेचर था, लेकिन जब केल्विन पैमाने पे हम देख रहे थे तो वो T डिग्री केल्विन दिख रहा था। तो अब हमारे पास डेल्टा T यहाँ से भी आ गया, डेल्टा TC, और यहाँ से डेल्टा K आ गया। ये रिलेशन हमें पता है। इस चीज को और इस चीज का इस्तेमाल हम यहाँ कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। डेल्टा TC की जगह हमने ये रख दिया, तो कितना आया ये TC माइनस 0, ये डिग्री जगह इक्वल टू डेल्टा TK कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास TK माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन डिग्री केल्विन। ये रिलेशन हुआ। यानी कि सेंटीग्रेड से अगर आप केल्विन से सेंटीग्रेड में बनाना चाह रहे हो तो आपको ये रिलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये 0 है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, तो ये TC हो गया इज इक्वल टू TK माइनस 273.15। अब देखो ये तो केल्विन में रहा होगा, ये केल्विन है, तो केल्विन से केल्विन कट गया, तो ये पूरा पूरा क्या रहा, डिग्री सेंटीग्रेड में रहा। तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, अगर इसको उठा के इधर ले जाओगे तो आपका दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि तो TK कितना हो जाएगा, TK हो जाएगा TC प्लस 273.15 और ये पूरा कायम हो जाएगा, डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमने केल्विन स्केल ले रखा है या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल ले रखा है, क्योंकि हमें रिलेशन पता है। तो हम कभी भी चाहेंगे तो केल्विन को सेंटीग्रेड में बदल लेंगे और सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल लेंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि ये केल्विन और इसमें रिलेशन आया कैसे, ठीक। तो थोड़ा सा और समय की जरूरत है फिलहाल, क्योंकि मेरे को यहाँ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना था और फिर अब ये बताना था कि कोई कि टेम्परेचर का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो थर्मोमीटर तो हमें इस्तेमाल करना नहीं है अभी इस कोर्स में, हमें बस ये समझना था कि टेम्परेचर क्या चीज़ होती है, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ की इसका इस्तेमाल होता है, और जो जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और फिर ये कि जब टेम्परेचर मेजरमेंट होके आएगा तो हम उसको क्या नाम रखेंगे, क्या वैल्यू देंगे। तो उस वैल्यू के लिए ये स्केल की जरूरत थी। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 स्केल हैं, एक केल्विन स्केल है और एक हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, ठीक। वो उनके इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें रिलेशन अब हमें पता है। तो अब ये कोई समस्या हमारे लिए नहीं है कि हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया है या केल्विन में दिया है। आपको मैं और बता दूं कि 2 और स्केल होते हैं। एक बहुत फेमस है, आप जानते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, जो आप टेम्परेचर जब आप मेजर करते हो तो आप कहते हो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है। 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं हो सकता बॉडी का, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी उबलता है। तो जो आप 98 डिग्री बोलते हो वो बेसिकली फ़ारेनहाइट है। तो वो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे कोर्स में हम ज़्यादातर सेंटीग्रेड या केल्विन ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ़ारेनहाइट भी आएगा तो कोई बहुत समस्या नहीं है हमारे लिए। कैसे समस्या नहीं है, देखिए ज़रा, सब कुछ वही है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। केल्विन में क्या था, 373.15 था और यहाँ कितना था, 273.15 था केल्विन में। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल है, उसमें यहाँ पे ये रहता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पे, और यहाँ पे रहता है 212। अंतर ये है कि इसके बीच में जो गैप होता है वो 180 डिवीजन होते हैं इसके बीच में। ये एक नया स्केल है। एक और स्केल होता है जिसे हम लोग R से दिखाते हैं, और यहाँ पे ये 0 डिग्री पे 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री R पे होता है। यहाँ पे ये 80 डिग्री R पे होता है। तो देखिए सिर्फ अंतर इतना है कि ये नाम अलग अलग हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात नहीं है। जैसे आप देखते हो कि अच्छा, मैं पहले इसकी रिलेशन लिख देता हूँ कि इनकी रिलेशन क्या है आपस में, डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मेथड आपने समझ लिया। अगर आपको 2 स्केल में वो निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो दोनों का जो एक्सट्रीम डिफरेंस है उस डिफरेंस को लीजिए आप और उनका रेशियो निकाल लीजिए, जैसे हमने यहाँ निकाला था, और उसके बाद किसी भी डिफरेंस के लिए उसको इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक। तो अब मैं इसका डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूँ, ये सारे जो स्केल हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया T/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180
और ये हो गया k माइनस 273.15 अपॉन 100, और ये हो गया r माइनस 0 अपॉन 80। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आएगा t/5, ये आएगा f माइनस 32/9, और ये आ जाएगा k माइनस 273.15, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा r/4। ठीक है, तो आप अगर 20 से इसे डिवाइड कर रहे हो तो ये 20 से डिवाइड हुआ तो 5 आया, इसको 20 से डिवाइड किया तो 9 आया, इसको 20 से डिवाइड किया तो 5 आया, इसको डिवाइड किया 20 से तो 4 आया। ये हमारे पास रिलेशन हो गया डिफरेंट टाइप के स्केल में। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग मेजरली ये वाला और ये वाला स्केल ही यूज करते हैं। हमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेंगे वो डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री केल्विन में मिलेंगे। कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें आपको डिग्री फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के लिए आज हमने टेम्परेचर के बारे में सीखा। तो इस जो हमने शुरू किया है थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट, इस पार्ट में हम लोग ये करने वाले हैं कि पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस कर लिया जाए, फिर धीरे धीरे हम उसकी डिटेल में जाते जाएंगे। ठीक, मुझे ये बहुत महसूस होता था कि टेम्परेचर को सही से हमें बात करना जरूरी है। ठीक, सिर्फ ये कह देना कि टेम्परेचर इज ए पैरामीटर which defines the hotness or coldness of body, or temperature is a parameter which decide energy that from where the energy will flow to where it will. Okay, तो मैं उस तरीके से नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने इस लेक्चर को पूरा एक लेक्चर करके करने का सोचा। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, और हो सकता है कि पहला लेक्चर था थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में मैंने करने की कोशिश की तो बोरिंग हो गया हो, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल आते जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, और जब आपको साइंस इस तरीके से समझ में आता है कि जो डेली चीज़ हम देख रहे हैं और उसी डेली चीज़ को जब हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें कनेक्शन ज़्यादा बनाती है। जो वो एग्जाम्पल लिया आपके लिए कि आपके पास एक रेलिंग है और वो रेलिंग आप जब टच कर रहे हो तो कैसा फील हो रहा है, तो मैंने फीलिंग की बात की तो वो थोड़ा फिलोसफिकल हो गया। लेकिन फिर आपको ये एहसास होगा नहीं यार, हो तो रहा है ऐसा, हमको ये सोचना चाहिए। या वो बैरल गर्म हो जा रही है, या वो जो स्प्रे निकल रहा है वो ठंडा हो जा रहा है, या वो सिलेंडर वाला एग्जांपल मैंने दिया जिसमें खाना बन रहा है तो सिलेंडर के बाहर में एक बर्फ की परत जम जा रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम वही पढ़ेंगे तो हमें उनका जवाब मिल जाएगा, और हमको उन उन फिनोमिना को देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं रोज इसी तरीके से लेक्चर लूँगा, और मैंने जैसे कहा कि मेरा प्लान है कि एक एक को लेके मैं ख़त्म करूँ, लेकिन अगर समय रहेगा तो मैं 2-3 और पेपर भी शुरू करूँगा। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स साथ से शुरू कर दूंगा, क्वांटम भी साथ में शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।